जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्न संख्या यहाँ पे देखा जाए, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को ध्यान में रखकर एक महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। और आज जो आपका है 24 जुलाई सन 2023 यानी सामान्य अध्ययन के संबंध में जो आपके जो छठवां सेट आपका होगा वो मैं आपको चालू कराऊंगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, प्रॉपर आपकी तैयारी चल रही होगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नावलियाँ मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड की है और आगे भी देता रहूँगा, है ना। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है ना। प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है, किस सुल्तान के शासन में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। सल्तनत काल से लिया गया क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, है ना। किस सुल्तान के शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर डेवलप हुई थी, अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, है ना। इसको याद रखिएगा, सल्तनत काल से इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका होगा, है ना। प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे हम 2 की अगर बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं है, है ना। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं है। बाल गंगाधर तिलक दिया है, एनी बेसेंट दिया है, एस सुब्रमण्यम दिया है और कर्नल आलकॉट दिया है, और साथ ही साथ 5वां ऑप्शन पे दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, है ना। याद रखिएगा, होम रूल लीग की स्थापना होती है 1916। भारत की अगर बात करिएगा तो भारत में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है, और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से, है ना। ये तो भारतीय लेवल की बात हो गई, 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, कर्नल आलकॉट और मैडम ब्लास्टवस्की वैश्विक लेवल पे, अगर विश्व स्तर की बात करिएगा, वैश्विक लेवल पे होम रूल लीग की स्थापना आपकी किसके द्वारा की गई है, कर्नल आलकॉट और मैडम ब्लास्टवस्की के द्वारा, और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो है भारतीय स्तर पे जो है इसकी स्थापना की गई है होम रूल लीग की। प्रश्न पूछा क्या गया था कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं है। तो 4 तो आपके संबंधित हो जाएंगे, गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, कर्नल आलकॉट और मैडम ब्लास्टवस्की। इसमें ऑप्शन सी जो है एस सुब्रमण्यम जो है यहाँ पे आपका उत्तर सही हो जाएगा। इनका जो है होम रूल लीग की स्थापना से कोई भी सरोकार नहीं रहा है। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 3 की बात करिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा गया है। इंडियन फ्रीडम्स फाइटर्स मूवमेंट से मैंने ये लिया है, स्वतंत्रता संग्राम संबंधित ये प्रश्न आपका होगा और इम्पॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन में 5 ऑप्शन आपको दिया गया है, सरोजनी नायडू है, पंडिता रमाबाई है, अरुणा आसिफ अली है, एनी बेसेंट है, और साथ ही साथ इनमें से कोई नहीं, है ना। पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो याद रखिएगा, पहली महिला की बात हो रही है, पहली भारतीय की बात नहीं हो रही, इसको आपको ध्यान रखना है। कन्फ्यूजन इन्हीं 2 में होगा, है ना। पंडित रमाबाई से कोई सरोकार नहीं है, अरुणा आसिफ अली भी इसका उत्तर नहीं होगा। कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है, या तो आपका होगा सरोजनी नायडू में, या तो फिर आपका होगा एनी बेसेंट में। अगर आपसे पूछा जाए, जो कि इस प्रश्न में पूछा गया है कि पहली महिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी एनी बेसेंट, है ना। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। 1917 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने क्या की थी, अध्यक्षता की थी, है ना। अगर पूछे कि इनका संबंध किस देश से है तो बताइएगा आयरलैंड से, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अगर सरोजनी नायडू के लिए पूछेगा तो पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तब उत्तर आपका क्या होगा, वह सरोजनी नायडू होगा। 1925 के कानपुर अधिवेशन की इन्होंने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। और सरोजनी नायडू के बारे में यह भी कहा जाता है, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है ना। और किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल अगर पूछा जाए तब भी इनका नाम आएगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल के रूप में भी ये रही थी। और याद रखिएगा, ब्रोकन विंग्स की राइटर्स हैं, इनको याद रखिएगा, है ना। इतनी चीज़ें। 13 फरवरी सरोजनी नायडू का क्या है, जन्मदिन था, और यह जन्मदिन जो है वह राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ना। तो प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, पहली महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, है ना। प्रश्नों का लेवल इस तरह होगा,
इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से जो है ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मेरी आपको केवल इतनी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, कापी पेन लेके बैठिएगा जब आप इस सेशन को देख रहे होंगे। जो चीज़ें आपको आती हैं उसको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अगर आपको लगता है कि नहीं आ रहा है या आपसे गलत होने की संभावना रहेगी, एक बढ़िया से कापी लीजिए, एक पेन लीजिएगा, इनका वन लाइनर नोट्स ही तैयार कर लीजिएगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा इसका रिवीजन कर लीजिएगा सरसरी निगाह से। निश्चित रूप से जो है यहाँ से प्रश्न आपके बनने की संभावना रहेगी, है ना। प्रश्न संख्या 4 स्टैटिक जीके से संबंधित है। बैक हैंड स्ट्रोक्स का संबंध किस खेल से है ना। बैक हैंड स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है यह आपसे पूछा गया है। वॉलीबॉल दिया है, तीरंदाजी दिया है, टेनिस दिया है, शतरंज दिया है और इनमें से कोई नहीं, है ना। तो याद रखिएगा बैक हैंड की बात हो रही है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बैक हैंड स्ट्रोक का संबंध किससे है, तो टेनिस से है, सही उत्तर आपका हो जाएगा, है ना। चलिएगा शतरंज की बात करिएगा। चेकमेट पूछता है कि चेकमेट शब्द का प्रयोग जो है किससे संबंधित है, तो आपको शतरंज बता दीजिएगा, है ना। प्रश्न संख्या 5 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि भारत में पाई जाने वाली, है ना, ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी ज्योग्राफी में भी आते हैं, ईवीएस में भी आते हैं। भारत में पाई जाने वाली प्रवाल भित्तियाँ किस स्थान पर पाई जाती है ये आपसे पूछा गया है ना। भारत में पाई जाने वाली प्रवाल भित्तियाँ किस स्थान पर पाई जाती हैं। मन्नार की खाड़ी है, उड़ीसा तट है, वाल्टियर उच्च भूमि है, त्रिवेंद्रम है और इनमें से कोई नहीं है। यह प्रश्न अभी आपका हुआ था 26-27 जून में, ठीक है। और वीडियो एग्जाम 2018 का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पाई जाने वाली प्रवाल भित्तियाँ किस स्थान पर पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मन्नार की खाड़ी, है ना। मन्नार की खाड़ी में पाई जाती हैं। मन्नार की खाड़ी के अलावा यह प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं, लक्षद्वीप में पाई जाती हैं। और आप शुरू से ही पढ़ते आए हैं, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, राजधानी कावरती है और कैसा द्वीप है, तो इसकी जो संरचना है वह प्रवालों से हुई है, यानी मूंगा से निर्मित चट्टान का उदाहरण होगा, है ना। प्रश्न संख्या 6 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि नूना माटी, भारत में नूना माटी नामक स्थान जो है वह किस उद्योग से संबंधित है, यह आपसे पूछा गया है। कपड़ा उद्योग, नमक उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, प्लास्टिक उद्योग या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन तो आपको डाइवर्ट करने के लिए दिया गया है ना, ताकि आप डाइवर्ट हो सकें। अगर आप थोड़ा भी डीपली नहीं पढ़े हैं तो निश्चित रूप से जो है आप कंफ्यूज रहेंगे, आप प्रश्नों को छोड़ेंगे, है ना। वही एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप प्रश्न कम से कम संख्या में हल करें ताकि मेरिट आपकी एक लिमिट में बनी, है ना। प्रश्न पूछा गया था भारत में नूना माटी नामक स्थान किस उद्योग से संबंधित है। पहली चीज़ याद रखिए, नूना माटी पड़ता कहाँ पे है, तो नूना माटी आपका असम का क्षेत्र है, असम राज्य में है। और किससे रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होगा, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित ये आपका क्षेत्र है ना। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की अगर बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यह आपसे पूछा गया है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, भीमराव अंबेडकर और इनमें से कोई नहीं, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए होगा। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। महात्मा गांधी दिया है, लाला लाजपत राय दिया है, चित्तरंजन दास दिया है और भीमराव अंबेडकर दिया है। देखिए महात्मा गांधी की बात करिएगा तो महात्मा गांधी जी जो है केवल एक सम्मेलन में भाग लिए थे, गोलमेज सम्मेलन में, और वह किस क्रम का था, सेकेंड नंबर का था। कब आयोजित हुआ था, तो 1931 में। याद रखिएगा पूछा जाता है, पूछेगा किसने केवल एक बार, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने केवल एक बार जो है वह तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लिया, मतलब एक सम्मेलन भाग लिया है। महात्मा गांधी बताइएगा 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। और कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि यह जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस पानी के जहाज़ से लंदन रवाना हुए थे, तो SS राजपुताना जहाज़ का नाम आपको याद रखना होगा, है ना। ये तो बात हुई महात्मा गांधी की। प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एक व्यक्ति थे, है ना।
इनके अलावा तेज बहादुर सप्रू का नाम याद रखिएगा, यानी 2 व्यक्ति याद रखिए, एक तो भीमराव अम्बेडकर याद रखिएगा, एक तेज बहादुर सप्रू याद रखिएगा। और ये तीनों ही क्या है किए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था ना। चलिएगा प्रश्न संख्या यहाँ पे 8 की अगर बात कर लीजिएगा तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, समोत्तल लेंस है या सम अवतल लेंस है, या इनमें से कोई नहीं है। अवतल लेंस इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती हैं। और जो अवतल लेंस होता है वह किरणों को काफ़ी दूर तक क्या करता है, छितराता है, फैलाता है। और यही कारण है कि निकट दृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्तियों को अवतल लेंस से जो बनाया गया चश्मा होता है उसका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है डॉक्टरों के द्वारा, है ना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर बात की जाए 9 की, प्रश्न संख्या 9 की अगर बात की जाए तो यहाँ दिया गया कि सेंट्रल एरिड जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, पूछा गया है कि सेंट्रल एरिड जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सेंट्रल एरिड जोन कह लीजिएगा, या इसी का एक सामान्य नाम है काजरी, है ना। काजरी भी कहा जाता है, सेंट्रल एरिड जोन भी कहा जाता है, और इसी को आप क्या कहते हैं, केंद्रीय शुष्क मरुभूमि अनुसंधान संस्थान, तीनों नाम से जाना जाता है। फिर से देखिए, सेंट्रल एरिड जोन कहिएगा, काजरी कहिएगा, या इसी को आप क्या कहते हैं, केंद्रीय शुष्क मरुभूमि अनुसंधान संस्थान भी कहते हैं। कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद, नई दिल्ली, जोधपुर, बीकानेर, या इनमें से कोई नहीं। शुष्क भूमि की बात हो रही है, और शुष्क भूमि आपकी कहाँ पाई जाती है, ये हैदराबाद में तो आपकी मिलती नहीं है, तो हैदराबाद आपका रॉन्ग हो जाएगा। यह नई दिल्ली में भी नहीं मिलती है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, नई दिल्ली भी आपका गलत हो जाएगा। अब बचा आपका राजस्थान में शुष्क भूमियाँ पाई जाती हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं, तो या तो आपका उत्तर बीकानेर हो, और या तो आपका उत्तर क्या हो, और जोधपुर हो। इनमें से कोई नहीं, आपका कोई मतलब ही नहीं है इसका ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। केंद्रीय शुष्क मरुभूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, आप बताइएगा, जोधपुर में, यानी जोधपुर राजस्थान में, है ना। प्रश्न का उत्तर सही सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर देखा जाए 10 की बात करिएगा, ईवीएस से लिया गया क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल साइंस से, पर्यावरणीय विज्ञान से लिया गया क्वेश्चन है। जल में प्रदूषण की मात्रा नापने के लिए किसका मापन किया जाता है ना। जल में प्रदूषण की मात्रा नापने के लिए किसका मापन किया जाता है। ए क्लोरीन दिया है, बी आपका नाइट्रोजन दिया है, सी ऑक्सीजन दिया है, डी कार्बन दिया है, और ई दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जल में प्रदूषण कितने मात्रा में है, अगर किसी निश्चित क्षेत्र में, निश्चित जलीय भाग में O2 की मात्रा कम हो, निश्चित जलीय क्षेत्र में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसका मतलब ये है कि वहाँ जल प्रदूषण क्या है, वह अधिक मात्रा में है। जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा मैक्सिमम होगी, अधिक होगी, वहाँ जल प्रदूषण क्या होगा, आपका कम होगा। मतलब प्रदूषण के मापन के लिए किसका मापन किया जाता है, ऑप्शन सी बताइएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन सही हो जाएगा। UPSSC पेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और साथ ही साथ यूपी टेट 2011 में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चलिएगा प्रश्न संख्या 12 की अगर बात करिएगा, पपीते में किस विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है, यह आपसे पूछा गया है। विटामिन डी दिया है, विटामिन सी दिया है, विटामिन ए दिया है, और विटामिन ई दिया है ना। पूछा गया है कि किस पपीते में किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है। मैं आपको बता दूं, पपीता कैसा फल है, पहले मैं प्रश्न का उत्तर दे दूँ, फिर एक्सप्रेशन पर ध्यान देते हैं ना। पपीता हरा फल है, और इसमें जो है किसकी अधिकता होगी, ऑप्शन सी की, है ना। विटामिन ए, अधिकता किसकी होगी, विटामिन ए की होगी, और विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, रेटिनॉल है। सामान्यतः हरी सब्जियों में पाया जाता है, पालक हो गया, मेथी हो गया, कुंदरू हो गया ना, इन जगह आपका विटामिन ए पाया जाता है। तो प्रश्न का तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, पपीते में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, विटामिन ए की। ठीक है, अच्छा, विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होगा, तो आपका वर्णांता होता है ना, आँख संबंधी बीमारियां होती हैं, अंधापन होता है, तो इसको आपको ध्यान देना होगा। चलिएगा, अच्छा, विटामिन डी की बात करिए। विटामिन डी की बात करिएगा तो विटामिन डी का जो स्रोत होता है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश होता है। और कैल्सीफेरॉल जो है इसका क्या है, वह केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप कहेंगे रिकेट्स कहिएगा, सुखंडी कहिएगा, सूखा रोग कहिएगा, आपका होता है विटामिन डी की कमी से।
विटामिन सी कहाँ पाया जाएगा? तो नींबू में पाया जाएगा, आंवला में पाया जाएगा, मतलब जो खट्टे पदार्थ होते हैं वहाँ पे आपका विटामिन सी पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका क्या है, केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है, तो आप बताइएगा स्कर्वी रोग होता है ना। विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि गर्म करने पर क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो प्रश्न आपका यह भी बनता है, ऑप्शन में 4 विटामिन का नाम देगा, कहेगा निम्नलिखित में से उस विटामिन का नाम बताइएगा जो कि गर्म करने पर समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो विटामिन सी बता दीजिएगा। विटामिन ई के जो केमिकल नेम है टोकोफेरॉल है ना। विटामिन ई का जो केमिकल नाम है, रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है। और याद रखिएगा विटामिन ई से कमी से क्या रोग होता है, तो बंध्याकरण, पुरुषों में मतलब जनन क्षमता जो है इससे प्रभावित होती है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। और इसी विटामिन ई को आप जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, है ना। सॉरी, इस प्रश्न का जो उत्तर आपका हो जाएगा विटामिन सी सही हो जाएगा, बाकी मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बी और सी ये 2 ऐसे विटामिन हैं जो कि वाटर मतलब जो कि जल में घुलनशील हैं। अच्छा, इनके अलावा जो आपके शेष बच रहे हैं, एक तो बचा ए, एक बचा डी, एक बचा ई और एक बचा के। ये 4 विटामिन आपके ऐसे हैं जो कि वसा में घुलनशील हैं। तो जल में घुलनशील भी आपसे पूछा जाता है, बी सी बताइएगा, WBC याद रखिएगा। W से वाटर हो जाएगा, B और C से विटामिन आपके हो जाएंगे। विटामिन बी यानी विटामिन बी का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, थायमिन होता है। C एस्कॉर्बिक एसिड होता है ना। तो WBC यानी वाटर में घुलनशील B और C, और वसा में A, D, E और K हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या यहाँ पर अगर 12 की बात करिएगा, हाँ, प्रश्न संख्या 12 की बात करिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में शिशु लिंग अनुपात सबसे अधिक है? देखिए, अब आपके दिमाग में ये चीज़ याद रखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार पूछा गया है। चूँकि आपको मालूम है कि भारत में जो काउंटिंग होती है वो कितने वर्ष के अंतराल के बाद होती है, तो आप कहेंगे 10 वर्ष के अंतराल पे। लास्ट सेंसस आपके यहाँ 2011 में हुई थी, और इसके बाद अभी तक कोई भी सेंसस नहीं हुई है, जनगणना नहीं हुई है। 2011 का डाटा तब तक आपका प्रासंगिक रहेगा जब तक कि आपको नया जनसंख्या आंकड़ा नहीं मिल जाता है। 2011 का डाटा के अनुसार पूछा गया है कि किस राज्य में शिशु लिंग अनुपात सबसे अधिक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, है ना। चलिएगा, चिपको आंदोलन संबंधित कौन है? देखिए, चिपको आंदोलन प्रश्न संख्या 13 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि चिपको आंदोलन से संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है ये आपसे पूछा गया है। पादप संरक्षण दिया है, बाघ संरक्षण दिया गया है, पादप प्रजनन दिया गया है, घड़ियाल प्रजनन दिया है, और इनमें से कोई नहीं दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए पादप प्रजनन भी दिया गया है, पादप संरक्षण भी दिया गया है, बाकी तो कोई मतलब ही नहीं है, ना बाघ संरक्षण है ना घड़ियाल संरक्षण है। कन्फ्यूजन इन्हीं 2 में होगा। याद रखिएगा, चिपको आंदोलन जो है आपका पादप संरक्षण मतलब पौधों को बचाने से संबंधित है। उत्तराखंड में जो है इसका सूत्रपात किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा और चंडीदास के द्वारा, है ना। चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 की बात कर लीजिएगा। तो दिया गया है राष्ट्रपति से निर्वाचित संबंधित जो मामला है वह कहाँ पर उसका पटाक्षेप किया जाता है, कहाँ पर विचाराधीन होता है। पूछा गया है निर्वाचन मंडल में, निर्वाचन आयोग में, संसद में, सर्वोच्च न्यायालय में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, है ना। जो पटाक्षेप होता है, कोई भी राष्ट्रपति का विवाद हो, राष्ट्रपति संबंधित निर्वाचन संबंधी विवाद हो या फिर उपराष्ट्रपति संबंधी विवाद हो, दोनों विवादों का निपटारा कहाँ पे होगा? सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में होगा। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सल्तनत काल से लिया गया है यह भी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित, है ना, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से लिए जाते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। एक दानशाला दिया है, एक खैराती अस्पताल दिया है, एक पुस्तकालय दिया है, तीर्थ यात्रा दिया है, और साथ ही साथ क्या दिया है? अतिथि गृह दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या है? तो एक खैराती अस्पताल है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा। इस अस्पताल में लोग निःशुल्क क्या करते थे? अपने इलाज करवाते थे, है ना। तो महत्वपूर्ण प्रश्न रहा। पुस्तकालय की बात करिएगा तो एक याद रखिएगा, दीन पनाह जो कि हुमायूं के द्वारा स्थापित किया गया था। एक क्या था?
पुस्तकालय था और अंतिम समय में वह इन्हीं की सीढ़ियों से गिर के क्या हो गया था, वह एक्सपायर हो गया था, समाप्त हो गया था। तो ये पूरी कहानी रही आज के सेट की। उम्मीद है कि आप सभी लोग को ये पसंद आया होगा। प्रश्न आपने कितने साल में किए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा और प्रश्नों का लेवल बताइए आपको कैसा लग रहा है। क्या प्रश्नों का लेवल यही रखा जाए या इससे भी आपको टफ क्वेश्चन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है मैं इस पर काम करूँगा, है ना। आज के फिर इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में सुबह 6 बजे डेली। ये क्लासेस आपकी सवेरे 6 बजे कंटिन्यू रहेगी, डेली रहेगी। कब तक रहेगी? परीक्षा के एक दिन पहले तक, यानी 23 अगस्त सन 2023 तक ये आपका कंटिन्यू क्लासेस आपका मॉर्निंग में आपको मिलता रहेगा। आप ज़रूरी नहीं है कि 6 बजे ही आप इसको देखिए, दिन भर में कभी भी आप इसको देखते हैं, मतलब 10 या 15-20 मिनट का समय निकाल कर इसको देखिएगा। आत्म मूल्यांकन करिएगा। आत्म मूल्यांकन के लिए सबसे अच्छी सीरीज आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।